मुझे इस ट्रेलर में बड़ी अजीब सी चीज नोटिस हुई। यहाँ फैंटास्टिक फोर के हर एक मेंबर की कलाई पर एक तरह का डिवाइस लगा हुआ है। बैन के इस शॉट से हम इसे और भी क्लियर देख सकते हैं। साथ ही सू स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च और मिस्टर फैंटास्टिक के हाथों पर भी है। एक पल को ये भी मान लेते हैं कि ये वॉकी टॉकी जैसा है, लेकिन इस शॉट में चारों एक जगह पर हैं और बैन इस डिवाइस में कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर के ये शॉट जो पावर मिलने से पहले के हैं, यहाँ किसी के कलाई पर कोई डिवाइस नहीं है। तो ऐसा क्या हो सकता है इस डिवाइस से जिसे फैंटास्टिक फोर दूर नहीं करना चाहते। वही कुछ समय पहले एक प्लॉट स्टोरी शेयर हुई थी फैंटास्टिक फोर से। ये थ्योरी इतनी सटीक है कि ट्रेलर में जो भी कुछ हो रहा है वो इससे लिंक कर रहा है। जैसे पहली थ्योरी ये है कि जब फैंटास्टिक फोर को उनकी पावर मिली तब उन्होंने एक यूनिवर्स को जंप कर लिया, तब ये रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स में आ गए। इस यूनिवर्स में आ जाने के बाद अपने होम यूनिवर्स में जाने का कोई भी जरिया नहीं था। 60 का दशक था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, साथ ही साइंस भी इतनी एडवांस नहीं थी। फिर ये फैंटास्टिक फोर यहीं रुकने का फैसला करते हैं और अपने जी तोड़ कई साल देने के बाद इस यूनिवर्स को एडवांस बना देते हैं। लंबे समय तक एक यूनिवर्स में रहना सही नहीं था, इसीलिए मिस्टर फैंटास्टिक ने ये डिवाइस बनाया। अब इसके काम करने का तरीका भी अलग होगा। जैसे हमने स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में ऐसे ही डिवाइस को देखा था जो किसी भी यूनिवर्स में ग्लिच करने से बचाता था। शायद यहाँ पर भी ऐसा हो, क्योंकि इस शॉट में हम सू को गायब होता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ इसकी पावर की बात नहीं है कि ये गायब हो सकती है, और ना ही ये शॉट उनकी ओरिजिन स्टोरी का है जहाँ सू स्टॉर्म को पहली बार पावर मिली थी और वो ऐसे ही गायब हो रही थी, क्योंकि जब इन्हें ये पावर मिली थी तब इन्होंने ये सूट पहना था। क्लियर देख सकते हो हाथों पे फैंटास्टिक फोर का लोगो नहीं है और इधर इस जगह फैंटास्टिक फोर के सूट में ये लोगो है। वही सू के सीधे हाथ में वो डिवाइस भी नहीं है जो ये पहना करते हैं। तो ये सब देख के कुछ ऐसा कनेक्शन तो लग रहा है कि ये फैंटास्टिक फोर इस यूनिवर्स में रहने के लिए इस डिवाइस का यूज कर रहे हैं। ये अपने यूनिवर्स भी जाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक इस पर होमवर्क भी कर रहे हैं। पीछे ब्लैक बोर्ड पे आप वार्म होल के कॉन्सेप्ट को देख सकते हो जो मल्टीवर्स ट्रेवल और टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। कुल मिलाकर मिस्टर फैंटास्टिक मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए किसी चीज की खोज कर रहे हैं। ये जो जगह है जहाँ इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड है, रेड और ब्लू कलर के दो अलग डिवाइस हैं जो पीछे रखे डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा ही सेम मिस्टर फैंटास्टिक के साथ कॉमिक्स में भी था। मिस्टर फैंटास्टिक के पास एक ऐसी जगह थी जहाँ वो अकेले ही घंटों इक्वेशन सॉल्व करते रहते थे। यहीं पर राफ्ट को क्रिएट किया गया जिससे मल्टीवर्सल ट्रेवल पॉसिबल हुआ, और राफ्ट की वजह से मिस्टर फैंटास्टिक अपनी कॉन्सल से मिलते हैं जिसे कहा जाता है कॉन्सल ऑफ रीड्स। तो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ट्रेलर के शुरुआती शॉट में हम देखते हैं कि सू स्टॉर्म और मिस्टर फैंटास्टिक किसी को ये बिल्डिंग टूर करवा रहे हैं। अब ये बंदा कौन है और क्या मिस्टर फैंटास्टिक इस बिल्डिंग को बेच रहे हैं? क्योंकि कोई कैमरा तो है नहीं, इसका मतलब मीडिया तो हो नहीं सकती। ये सिर्फ एक पर्सनल बंदे को दिखाया जा रहा है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग बिकने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर मिस्टर फैंटास्टिक ने अपने यूनिवर्स वापस जाने का कोई एक रास्ता ढूंढ लिया है। यहाँ कुछ चीजें और भी नोटिस करने वाली हैं, जैसे ये लाइट, ये सेम वैसी है जैसे हमने टीवीए में देखी है। पीछे फ्रीज जो टीवीए में एक पाई रूम है, ये ऑरेंज फोन भी टीवीए में कई जगह देखा गया है। इसके अलग ये जो फ्यूचरिस्टिक नेट्रो न्यूयॉर्क है, ये लगभग मैच खाता है टीवीए की सिटी से। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे ही हैं, साथ ही उड़ने वाली कार भी इन दोनों में कॉमन है। इसीलिए मुझे लगता है कि जब हर बार टीवीए बनता होगा तब ये वाला यूनिवर्स टूट के ह्यूमन्स इसी से ही टीवीए को क्रिएट करता होगा। हर एक लूप कंप्लीट होने के बाद इस यूनिवर्स की कहानी ये रही होगी कि एंड में गैलेक्टस इस यूनिवर्स को तबाह कर देगा, जिसकी वजह से मिस्टर फैंटास्टिक और उनकी फैमिली और डॉक्टर डूम भी खत्म हो जाएंगे। उधर लूप फिर से शुरू होगा और न्यूयॉर्क के इस हिस्से को फिर से टीवीए में बदल दिया जाएगा। और इसीलिए हम ट्रेलर में इस जगह देखते हैं कि इतनी बड़ी तबाही इनकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये फैंटास्टिक फोर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये देखने में कुछ ऐसा है कि इन्होंने इस तबाही को गले लगा लिया है। वहीं यहाँ पर एक ऐसा भी कैमियो हो सकता है जो फैंटास्टिक फोर को इससे लड़ने में मदद करे या वो यहाँ से इनको ले जाए। मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही नाम आ रहे हैं जो ये कर सकते हैं, पहला डॉक्टर डूम, दूसरा टीवीए। फिर इसके बाद यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए संडे 7 बजे हम यहाँ डिनर करते हैं, इसीलिए यहाँ लगभग 6:30 बजे द थिंक और हर्बी किचन में कुछ पका रहे हैं। या मुझे एक चीज ये भी लग रही है कि जैसा हमने टीवीए में प्रोजेक्टर देखा, वो हर्वी के मशीन फंक्शन पे काम करता है और ये हर्वी उस प्रोजेक्टर की तरह वीडियो को दिखाता होगा। फिर यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक सू से कहते हैं कि पावर्स मिलने के बाद चीजें बदल गई हैं। बैन को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स इस पावर को पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन बैन कॉमिक्स की तरह अपने इस रूप को पसंद नहीं करता। और ट्रेलर में जब इस जगह बैन अपने आप को हैंडसम बोलता है और द थिंक का रिफ्लेक्शन दिखता है, तब ये चीज भी साफ हो जाती है कि बैन ग्रिम के अंदर क्या चल रहा है।
फिर इसके बाद हम इस शॉट में देखते हैं कि जॉनी ह्यूमन टॉर्च में बदल रहा है। और हाँ, ये शॉट इस सीन के बाद का है क्योंकि सबके कपड़े सेम है और जॉनी जब ह्यूमन टॉर्च बना तब उसके कपड़े जल गए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक पल में यहाँ इतनी बड़ी तबाही थी, लेकिन अगले ही पल में आसमान पूरा साफ है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा कैमियो है यहाँ पर जिसने ये इम्पॉसिबल काम किया है। इसके अलग हम जॉनी स्ट्रोम को इस ट्रेलर में ह्यूमन टॉर्च के फॉर्म को एक्सप्लोर करता हुआ देख सकते हैं और इसलिए वो यहाँ अर्थ के ऑर्बिट में दिखाई देता है। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कपड़ों के साथ अर्थ के ऑर्बिट में कैसे है। मतलब कपड़े तो जल जाना चाहिए या कुछ ऐसा है जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा। वही हमने इस शॉट में सू स्ट्रोम की पावर का यूज भी देखा। पीछे वही फ्लाइंग कार है जिसको हमने सड़क पे दौड़ते हुए देखा था। तो ये सीन इस सीन के पहले है। फिर यहाँ जॉनी और द थिंग का ये वाला सीन जो डे लाइट में गैलेक्टस के साथ बैटल का होगा। ये वाला जो मूवी का पार्ट है ये सेम वैसे ही वाइब देगा जैसा हमने 2012 में अवेंजर्स और लोकी की फाइट को देखा था। जगह भी न्यूयॉर्क है पर दूसरे अर्थ की, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स और कैमरा एंगल वैसे ही दिखाई जाएंगे। बैन का ये वाला एंगल जो हल्क जैसा है, ह्यूमन टॉर्च का ये वाला एंगल जो आयरन मैन जैसा है। फिर आता है मनी शॉट जो है गैलेक्टस का। यहाँ मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में गैलेक्टस को कमजोर दिखाया जाएगा, इसीलिए उसके आर्मर और उसके चेहरे पर कई छोटे छोटे छेद हो गए हैं। इसीलिए गैलेक्टस अपने आप को रिकवर करना चाहता है। यहाँ वो फैंटास्टिक फोर से मदद लेने आया है या फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर को एब्जॉर्ब करने। 1 मिनट 36 सेकंड के इस ट्रेलर में बहुत कुछ है जिस पर बात की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो कॉमिक कॉन में ट्रेलर रिलीज किया गया था वहाँ पर भी कई सारे ऐसे रेफरेंस थे जिसे आपको देखना चाहिए। इस जगह जब फैंटास्टिक फोर का लोगो रिवील होता है तब यहाँ पर हम 4 लाइन को देख सकते हैं। ये चारों लाइन के कलर अलग है जो रिप्रेजेंट करती है फैंटास्टिक फोर के हर एक मेंबर को। जैसे ये हल्की ब्लू लाइन जो रिप्रेजेंट करती है मिस्टर फैंटास्टिक को, ये व्हाइट लाइन जो रिप्रेजेंट करती है सुजन स्ट्रॉम को, फिर येलो लाइन जो रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन टॉर्च को, और फिर आखिरी में आती है ये ऑरेंज लाइन जो रिप्रेजेंट करती है द थिंग को। ये सारी लाइन आपस में घूमते हुए फैंटास्टिक फोर के लोगो को बनाती है और इसी के बनते हुए हमें बीच में अर्थ को भी दिखाया गया है। ऐसे दिखाकर हमें समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि इस अर्थ के सबसे मेन सुपर हीरोज में से एक है ये फैंटास्टिक फोर। बाकी सुपर हीरोज भी होंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद इस शॉट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंटास्टिक कुछ बच्चों के साथ साइंस क्लास में है। इस साइंस क्लास का नाम है फैंटास्टिक साइंस। पीछे मिस्टर फैंटास्टिक बच्चों को मल्टीवर्स की थ्योरीज को समझा रहे हैं। वही इस टेबल पर एक रॉकेट और लॉन्च पैड भी है और इसीलिए हम यहाँ पर ये प्रैक्टिकल भी देखते हैं जहाँ मिस्टर फैंटास्टिक रॉकेट इंजन को ऑन कर देते हैं और इसके कुछ देर बाद ये एक छोटे से धमाके के साथ बंद हो जाता है। वहीं मिस्टर फैंटास्टिक मल्टीवर्स की थ्योरी को समझाने के लिए एक इक्वेशन भी बता रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये इक्वेशन कंफर्म करती है अल्टरनेट डायमेंशन को। कुल मिलाकर मिस्टर फैंटास्टिक कह रहे हैं कि मल्टीवर्स का वजूद है और इस इक्वेशन से वो साबित भी होता है। फिर इस फ्रेम में हम वो बच्चे देखते हैं जो इस क्लास में बैठ के बोर हो रहे हैं। बच्चों की ये बोरियत देखकर मिस्टर फैंटास्टिक तुरंत टॉपिक बदलते हैं और कहते हैं कि कौन कौन धमाका देखना चाहेगा। सब बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, फिर चश्मा पहनते हैं और मिस्टर फैंटास्टिक इस जेट इंजन को ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जिस पर बात करना जरूरी है। नंबर 1, यहाँ पर ये जितने भी बच्चे हैं वो इस प्लेनेट के सबसे होनहार बच्चे हैं और ये जो इनका क्लासरूम है ये बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर ही है। ऐसे होनहार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर फैंटास्टिक के पास फ्यूचर फाउंडेशन नाम की एक फाउंडेशन है जो बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करती है। इसीलिए यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक बच्चों के सामने मल्टीवर्स का ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक के पीछे इस ब्लैक बोर्ड पर मल्टीवर्स को समझाने के लिए ये जो फिगर बनाया है ये बिल्कुल सेल्विक के फिगर जैसा लगता है। हमने पहली बार थॉर द डार्क वर्ल्ड में एरिक सेल्विक से मल्टीवर्स के बारे में सुना। या एरिक सेल्विक ने जितना बताया वो गलत नहीं था क्योंकि यही सेम चीज हम मिस्टर फैंटास्टिक के ब्लैक बोर्ड पर भी देख सकते हैं। फिलहाल जब ट्रेलर में ही मल्टीवर्स के बारे में इतना बता दिया है तो मूवी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होगा। हम ये भी जानते हैं कि ये मूवी मल्टीवर्सल चीजें एक्सप्लोर करेगी। राफ्ट को हार्वी के साथ क्रिएट होता हुआ भी दिखाया जाएगा। यहाँ राफ्ट को क्रिएट करने के लिए कुछ रीजन है। नंबर 1, फैंटास्टिक फोर जानते हैं कि वो इस यूनिवर्स के नहीं है और वो अपनी नेटिव टाइमलाइन या अपनी सेक्रेट टाइमलाइन पे जाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये राफ्ट इंटरडायमेंशनल टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाया है। दूसरा, जब कॉन्सल ऑफ रीड्स पहली बार मिस्टर फैंटास्टिक फोर से मिले तब मिस्टर फैंटास्टिक राफ्ट ही बना रहे होते हैं। वो अपनी अर्थ को बेहतर करने के लिए दूसरे यूनिवर्स की अर्थ को देखते हैं और इस दूसरी अर्थ पर हुए इवेंट में कुछ गलतियों की। इन इवेंट्स को एब्जॉर्ब करके मिस्टर फैंटास्टिक अपने यूनिवर्स को बेहतर बना रहे थे और तभी इनके सामने कॉन्सल ऑफ रीड्स आ जाती है। फिर तीसरा मुद्दा है गैलेक्टस, क्योंकि गैलेक्टस जान चुका है कि इनकर्जन शुरू हो गया है। अब इस यूनिवर्स में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए उसे अब दूसरे यूनिवर्स जाना होगा जो अब पॉसिबल होगा फैंटास्टिक फोर और उसके राफ्ट से। हमने अब तक जितने भी मिस्टर फैंटास्टिक को देखा है वो सभी लोग मल्टीवर्स के बारे में जानते हैं,
रिसेट में ही डेडपूल एंड वुल्वरीन में जो हमारा ह्यूमन टॉर्च था वो कहता है कि रीड इस वॉइड को अलौकिक क्षेत्र कहता है। तो एमसीयू के अंदर एक ऐसा भी वेरिएंट है मिस्टर फैंटास्टिक का जो वॉइड के बारे में जानता है। दूसरी तरफ एक वेरिएंट वो भी था जो इनकर्जन के बारे में जानता था, और ये भाई साहब जिसकी अर्थ पर गैलेक्टस आया था। तो ऐसे ही कई सारे और भी वेरिएंट्स होंगे मिस्टर फैंटास्टिक के जो कंसोल ऑफ रीड्स में दिखेंगे। इसके बाद इस शॉट में हम फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को सूट अप होता हुआ देखते हैं। ये वो पल होगा जब पहली बार फैंटास्टिक फोर स्पेस में जाते हैं और एक कॉस्मिक इवेंट से इनको पावर्स मिलती हैं। वहीं इस पॉइंट पर इन्हें पावर्स नहीं मिली है क्योंकि बेन ग्रिम अभी तक द थिंग नहीं बना है। कॉमिक्स में बेन ग्रिम जब द थिंग में बदल जाता है तब उसके बाद वो दोबारा कभी बेन ग्रिम नहीं बनता। इसलिए यहाँ ये जितने भी शॉट है स्पेस सूट के अंदर ये ओरिजिन टाइम के ही हैं। मूवी के अंदर ओरिजिन स्टोरी भी है लेकिन उसको बहुत कम समय दिया गया है। इसके बाद इस शॉट में इस यूनिवर्स के न्यूयॉर्क को नोटिस कर सकते हैं जहाँ ये बैक्स्टर बिल्डिंग भी है और ये लॉन्चिंग पैड भी। और इस शॉट में फैंटास्टिक फोर किसी मिशन में जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ इन सभी को इनकी पावर्स मिल गई है क्योंकि हम यहाँ पर बेन ग्रिम को द थिंग में बदला हुआ देख सकते हैं। फैंटास्टिक फोर के इस यूनिवर्स के न्यूयॉर्क का एक मैप शेयर किया गया था जहाँ कई सारी चीज देखने वाली है, जैसे ये हडसन रिवर के पास यंग स्ट्रीट पे बना ये घर, क्योंकि यहाँ ये जो बिल्डिंग है और उसकी ये विंडो है ये काफी हद तक डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटोरम से मैच कर रही है। सिंबल अलग है मान सकते हैं, लेकिन ये सिंबल भी एनर्जीज को डिफाइन करता है। या ये भी हो सकता है कि ये बेन ग्रिम का घर हो क्योंकि कॉमिक्स में इसी स्ट्रीट पर बेन ग्रिम रहता था। जब फैंटास्टिक फोर के किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उनकी बिल्डिंग उड़ गई थी तब पूरी की पूरी फैंटास्टिक फोर फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई। फिर इधर मैप में ईस्ट रिवर के पास लिखा है सबस्ट्रेनिया और ये पूरा रेफरेंस है मोल मैन का जो जमीन के नीचे रहते हैं, इसीलिए मोल मैन भी इस मूवी में एक साइड विलन है। फिर इसके बाद ट्रेलर का सबसे बेहतरीन शॉट देखने को मिलता है कि गैलेक्टस अर्थ पर है और वो किसी खिड़की में झांक रहा है। हमें अब तक पता है कि गैलेक्टस बहुत पावरफुल है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स को खाता है, लेकिन यहाँ हम चीजें अलग देख रहे हैं। गैलेक्टस अर्थ पर है और वो किसी को ढूंढ रहा है। ऐसा गैलेक्टस के साथ क्यों हो रहा है ये चीज हमने चैनल पर कई बार शेयर की है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो गैलेक्टस को मूवी में कमजोर दिखाया जाएगा, ऐसा कि जैसा वो मरने वाला हो। मिस्टर फैंटास्टिक का लड़का जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है, गैलेक्टस उसकी पावर चाहता है ताकि उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके फुल रिकवरी मूड में आ जाए। इसीलिए यहाँ पर हम जो गैलेक्टस के चेहरे पर छेद देख रहे हैं, इससे पहले हमने गैलेक्टस को ऐसा नहीं देखा। मुझे लगता है कि गैलेक्टस इतना कमजोर हो गया है कि वो धीरे धीरे मिट रहा है, लगभग ऐसा कि जैसे चीजें डिसइंटीग्रेट हो रही हैं। फिर इसके बाद इस फुटेज में हम बेन ग्रिम को 3 लोगों के साथ देखते हैं। इन तीनों के पीछे ये दीवार है जहाँ दिल और फूल बने हुए हैं और यहाँ साइड में लिखा है लेट्स मेक अ मैच। तो ये रेफरेंस है 1960 में आने वाले अमेरिका के एक शो द डेटिंग गेम का। ये उस तरीके का शो होता था जहाँ आप जाते हो, लड़की आपसे बात करती है, लड़की इधर एक क्वेश्चन करती है और इधर 3 लड़कों को अलग अलग आंसर देना होता है और लास्ट में फिर ये लड़की इन तीनों में से किसी एक लड़के को पसंद कर लेती है। कुल मिलाकर ये टिंडर है उस जमाने का। खैर इस डेटिंग शो को इस मूवी में एक रेफरेंस के तौर पे लिया जा रहा है जहाँ में द थिंग भी दिखाया जाएगा और उसकी गर्लफ्रेंड अलीशिया भी यहाँ होगी। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू और सब्सक्राइब करो। बाय।